अधिकारियों के साथ हमने चर्चा करी है और जो इस सेकेंड वेव में जो परिस्थिति बनी है उसका पूरे आंकड़े की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त हो रही है और अस्पतालों में CHCs के अंदर जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं और जो कमियां आई हैं अब तक उसका निराकरण कितना जल्दी हम कर सकें उस पर लंबी चर्चा करी है। महकमे के सभी अधिकारी पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। ये बात सच है कि ये प्रकोप इतना भारी पड़ा सेकेंड वेव का और हज़ारों लाखों की संख्या में न सिर्फ टोंक में राजस्थान में कि देश भर में लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। तो हमने वैक्सीनेशंस को बढ़ाने के लिए जोर डाला है। जो किल्लत पहले आई थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उसकी पूर्ति के लिए हम क्या क्या साधन ला सकते हैं उस पर चर्चा करी है और कल और आज मिला के लगभग 150 सिलेंडर हम लोग यहाँ पर ला चुके हैं और भी आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी, चाहे बेड्स की हो चाहे सिलेंडर्स की हो, उसकी पूर्ति करेंगे। और ज़िले के मुख्यालय के अलावा जो बाकी अस्पताल हैं वहाँ पर भी हम चाहते हैं कि कैपेसिटी बढ़े ताकि जो अभी ये कोरोना का प्रकोप दुर्भाग्यवश गांव में ना फैले उसको रोकने के लिए हमें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। और अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट्स हैं भी ग्रामीण क्षेत्रों में तो उनका PHCs या उन इलाकों में इलाज हो सके। इस मुश्किल घड़ी में हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जो बहुत भयानक हो सकती है। इसको काबू में लाने के लिए तो पॉजिटिविटी रेट है वो थोड़ा स्टेबलाइज़ किया है और अब हम लोगों को इसमें जो कर्फ्यू है या लॉकडाउन है उसकी पूरी पालना करनी पड़ेगी। मैं सबसे अपील मैंने करी है कि घरों में रहें और जितना हम इस चेन को तोड़ने में कामयाब रहेंगे तो उतनी जल्दी हम लोग वापस अपने जीवन को पटरी पर ला सकते हैं। बहरहाल सभी डॉक्टर्स अधिकारी लगे हुए हैं। ये बात सच है कि अस्पताल के सारे बिस्तर भर चुके हैं, लेकिन अगर कमी होगी तो एडिशनल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आसपास के और ज़िलों से हम लोग साधन लाने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ से पैसे की, संसाधन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग यहाँ बना रहे हैं। सर अस्पताल में ये बहुत नाजुक घड़ी है, इसमें सब लोगों को मदद करने का एक दायित्व है और जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति हो, पेशेंट हो, उसके घर वाले जानते हैं उस पर क्या बीतती है। और देश में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहाँ पर आज बेड अवेलेबल हो, लेकिन बावजूद उसके हर व्यक्ति की मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है और कोई कारण नहीं है कि किसी व्यक्ति को मना करें। मैं जानता हूँ कि अस्पतालों में जगह कम है, ऑक्सीजन की एक सप्लाई है वो भी लिमिटेड है और बार बार मैंने कहा कि जो केंद्र से राज्यों को रेमडेसिविर हो या ऑक्सीजन हो या कॉन्सेंट्रेटर्स हों उसको आवंटन करने की जो प्रक्रिया है अगर उसको हम पारदर्शी तरीके से कुछ पैमाने बांध दें कि जिस राज्य की इतने पॉजिटिव पेशेंट हैं, इतने अस्पताल बेड हैं, इतने यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, अगर पारदर्शी तरीके से उसका आवंटन होगा तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की गुंजाइश कम हो जाती है। और राजस्थान के अंदर भी मैं चाहता हूँ कि जो भी आवंटन हो, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे वो प्लांट लगाने की बात हो। अभी कल रात को ही सरकार ने कुछ घोषणाएं करी हर ज़िले में प्लांट लगाने की। टोंक में भी यहाँ पर 100 सिलेंडर का प्लांट लगने वाला है। तो आवंटन की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो और जो वास्तविकता है उसको संज्ञान में लेकर करनी चाहिए। और हर जगह किल्लत आ रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि जो पहला वेव आया था समय से पहले उस पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसी घोषणा दिल्ली से नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि और बहुत कुछ हुआ, मैं इसमें आज समय नहीं है राजनीति की बातें करें। आज तो सब लोगों को, सब दलों को, सब व्यक्तियों को, उद्योगपतियों को, NGOs को मिलकर काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि राजस्थान के लोग बहुत इंसानियत वाले लोग हैं, सबके मन में बहुत एक दूसरे की मदद करने की इच्छा है और इस कठिन घड़ी में हम सब मिलकर साथ लेकर काम करेंगे। मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि आज की मीटिंग के बाद मैंने कहा कि कहीं थोड़ी बहुत जो कमी आई भी होगी उसको पूरा करेंगे, लेकिन लोगों के अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि साधन सीमित होने के बावजूद भी हम लोग आपके साथ खड़े हैं और उसमें हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ने। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि ये जो कर्फ्यू है या मूवमेंट में पाबंदी लगाई गई है, सब चीज़ों को रोका गया है, बल्कि जो शादी ब्याह हैं उस पर भी बहुत लिमिटेशन लगा रखी है, उसका सख्ती से पालन करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी और कोई तरीका नहीं है। इस चेन को तोड़ने के लिए पब्लिक गैदरिंग को, लोगों का जो मिलना जुलना उसको कम करना पड़ेगा।
तब जाके कुछ हफ्तों के बाद इस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि डिस्टेंसिंग, जो मापदंड तय किए गए हैं, जो कर्फ्यू के टाइम दिए गए हैं, सब संस्थाएं बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, उसका कोई कारण होगा। कोई भी प्रशासन, सरकार, व्यक्ति नहीं चाहता कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन अगर पाबंदी को लोग तोड़ेंगे, और अक्सर मैं देखता हूँ टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे, अलग अलग लोग, अभी देखा एक राज्य के अंदर लोग धार्मिक कार्यक्रम कर रहे थे, उससे पहले किया जा रहा था। तो इस तरह से हम ना सिर्फ अपनी जान को, लेकिन औरों की जान को खतरा पैदा कर रहे हैं। तो मैं लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूँ, कृपया करके इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करें, कुछ हफ्तों तक हम घरों में रहें, यही सबसे बड़ी रक्षा है। और वैक्सीन लगवाएं जितना ज़्यादा हो सके। और हिंदुस्तान दुनिया का वैक्सीन निर्माताओं में सबसे बड़ा देश है। ये अजीब विडंबना पैदा हो गई कि अपने देश में हम लोग आज वैक्सीन की किल्लत देख रहे हैं। मैं फिर इसमें दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जितना भी उपलब्ध हो सकती है, और मैं तो कहता हूँ कि ये वैक्सीन के जो अलग अलग दाम भी हैं, ये भी कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। एक ही कंपनी की एक ही दवाई के 3-3 दाम होना। और भारत में जब सीमेंट का, स्टील का, हवाई यात्रा के दाम का नियंत्रण हो सकता है, तो जान बचाने वाली वैक्सीन का नियंत्रण क्यों नहीं हो सकता दाम का? और उस वैक्सीन कंपनी को मुनाफा कमाना ही है, तो ज़रूरी है कि इस कोवैक्सीन में मुनाफा कमाएं। भाई आप बहुत दवाइयाँ बनाते हो, उसमें आप मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन आज के टाइम पे जो रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, मुनाफे की बात कर रहा है, वो बिल्कुल बेमानी है, गलत है। मैं ऐसा मानता हूँ कि लोगों को फ्री वैक्सीन मिलनी चाहिए। मुझे खुशी है कि अधिकांश जगहों पर ऐसा हो रहा है, राज्य सरकारें कर रही हैं, लेकिन 1947 से लेकर आज तक ऐसा कोई यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हुआ नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं कराया। चाहे पोलियो हो, चाहे बाकी हो, सारी हमेशा भारत सरकार कराती है। इस बार न जाने ऐसा क्यों है कि राज्यों को दिया गया है। जो भी हो, मुझे लगता है कि हमको मिलकर करना पड़ेगा इसमें। और मैं ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा दुनिया देख रही है कि भारत कैसे इसे टैकल करता है। मुझे उम्मीद है हम सब उभर कर निकलेंगे। लगातार ये है कि संसाधन अगर होंगे, जो कमी थी उसको हम लगातार पूर्ति करते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की दिक्कत थी, तो सिलेंडर्स का हमने आवंटन बढ़ाया है राज्य सरकार से, और भी साधनों को लगा रहे हैं ताकि धीरे धीरे जितनी मांग है उससे ज़्यादा यहाँ पे उपलब्ध करा सकें। कंसंट्रेटर भी आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं। या ऑक्सीजन सिलेंडर्स हों, उन दोनों की मांग बढ़ा चुके हैं, और कल परसों से व्यवस्था बढ़ रही है। जारी कर दिया है और CMHO साहब, PMO सब मिलकर पारदर्शी तरीके से लगातार मीटिंग करते रहेंगे, ना सिर्फ आपस में, लेकिन आप सब लोगों के साथ मिलकर भी। सिलेंडर्स और ऑक्सीजन जांच किट भी नहीं है, दोनों चीज़ों के लिए आज भी दिक्कत रही जांच में। हमने कहा जांच में कमी नहीं आने दी जाएगी, जांच लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। वैक्सीन की बात की, 18+ को लेकर के जिले में अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई और आने वाले दिनों में भी नहीं दिख रही है। यूथ को अगर सिक्योर करना तो 18+ के। भाई आपने 1 मई से खोल तो दिया, लेकिन वैक्सीन है कहाँ? वैक्सीन उत्पादक जो है वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, और सरकार ने मांगी है जब वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से, तो उसने कहा कि 15 तारीख के बाद आपको दी जाएगी। लेकिन बहरहाल जितनी अवेलेबल हैं वो लोगों को लग जाए, ये समझता हूँ हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जिन्होंने नहीं लगवाई है, जो क्वालिफाइड हैं, उनको तुरंत प्रभाव से अपनी वैक्सीन लगवानी चाहिए। देखिए बीजेपी 2 बातें शुरू से बोली थी। पहली तो वैक्सीन के अलग अलग दाम नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों है कि केंद्र सरकार को 150 में मिलेगा और राज्य सरकार को 400-300 मिल रहा है? वही वैक्सीन है, वही कंपनी है, तो उसका एक दाम होना चाहिए और सामान्य रेट होना चाहिए जो भारत सरकार को तय करना चाहिए। दूसरा, सब लोगों को लगनी चाहिए। पहले 60 उम्र का मापदंड रखा था, फिर 45 का रखा, और अब 18 का कर दिया, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो प्राथमिकता के आधार पर मुझे लगता है कि लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। और जो कोरोना की महामारी के बारे में लोग रिपोर्टिंग करते हैं, जो पत्रकार फील्ड में जाते हैं, मुझे लगता है उनको फ्रंट लाइन कैटेगरी में घोषित करना चाहिए ताकि उन सबको वैक्सीन लग सके। क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस स्टाफ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसी प्रकार पत्रकार भी जो पूरा कवर करते हैं, वो मुझे लगता है कि एक बड़ा जोखिम भरा काम कर रहे हैं। तो उनको भी फ्रंट लाइन घोषित कर उनको वैक्सीन लगनी प्राथमिकता से लगानी चाहिए।